हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो है 27 तारीख तक की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ी सफलता, लुधियाने से 15वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने एक और आरोपी सुजीत सुशील सिंह 32 को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया है। सुजीत सुशील सिंह पर इस मामले में वंचित आरोपी जिशान अख्तर को गिरफ्तार आरोपी से मिलवाने का आरोप है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 15 हो गई है। मुंबई पुलिस आरोपित को पंजाब से मुंबई ला रही है। इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने आज शनिवार को बताया कि आरोपी सुजीत सिंह इस मामले के वांछित आरोपी जिशान अख्तर के संपर्क में था और उस समूह का हिस्सा था जिसने हत्या की साजिश रची थी। हत्या के तुरंत बाद वह जालंधर भाग गया था और वहां छिपकर रह रहा था। इसकी गोपनीय जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। ताइवान के पास चीनी सैन्य गतिविधियों में तेजी, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। ताइवान स्ट्रेट में चीनी सेनाओं की गतिविधियों से तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय MND ने आज शनिवार सुबह ताइवान के आसपास चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के 22 विमान और 5 नौसैनिक जहाज़ों की मौजूदगी का पता लगाया। इन 22 विमानों में से 16 विमानों ने मीडियन लाइन को पार करते हुए ताइवान के उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। ताइवान की सेना ने तुरंत सतर्कता बरती और उपयुक्त कदम उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया, आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास 22 PLA विमान और 5 PLAN जहाज़ों की गतिविधि देखी गई। इनमें से 16 विमान मीडियन लाइन को पार कर ताइवान के ADIZ में दाखिल हुए। यह मीडियन लाइन एक अस्थायी सीमा है जिससे दोनों पक्ष टकराव से बचने के लिए आमतौर पर मानते हैं। चक्रवात डाना हुआ कमज़ोर, अगले कुछ घंटों में समाप्त होने की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात डाना कमज़ोर होकर स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है और अगले कुछ घंटों में यह और कमज़ोर होकर समाप्त होने की संभावना है। चक्रवात डाना ने शुक्रवार को ओडिशा के तट को प्रभावित किया, जिसमें कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए और पश्चिम बंगाल में 3 की जान चली गई। यह चक्रवात ओडिशा के भीतरकनिका और धामरा के बीच तटों पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। IMD ने X पर एक पोस्ट में बताया कि उत्तर ओडिशा में गंभीर चक्रवाती तूफान डाना पश्चिम की ओर बढ़ा और कमज़ोर होकर स्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है। अगले 12 घंटों में इसके और कमज़ोर होकर समाप्त होने की संभावना है। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बताया कि 4,431 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है, जिसमें 1600 प्रसव दर्ज किए गए हैं और सभी माँ व बच्चे स्वस्थ हैं। स्थिति पर 24/7 निगरानी रखी जा रही है। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम इस चक्रवात से सफलतापूर्वक निपटेंगे। मध्य प्रदेश को 20,000 करोड़ लागत की विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं की सौगात। मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके मुताबिक राज्य को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी बीते शुक्रवार को प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए कार्यवाही तेजी से की जा रही है। आने वाले दिनों में 20,403 करोड़ की लागत से प्रारंभ होने वाली 27 परियोजनाओं से प्रदेश के मार्गों और सड़कों को विस्तार होगा, जिससे यातायात सुगम बनेगा, साथ ही सड़क सुरक्षा में अभूतपूर्व सुधार होगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सौगात प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा प्रदान करेगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू होंगे, जिससे यातायात में सुधार के साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। इजराइल का ईरान, सीरिया, लेबनान पर बड़ा हमला, सैन्य और हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने उसके सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर उसकी नींद उड़ा दी। इस पूरे अभियान की निगरानी इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हैलवी और वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमेर बार कर रहे हैं। IDF के आधिकारिक X हैंडल में आज अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी गई है। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि तेहरान और आसपास के क्षेत्र में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई।
तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर हमला किया गया, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकारी टीवी ने तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की फुटेज जारी की। इसमें यात्री विमान से उतरते दिख रहे हैं। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना की खबर के मुताबिक इजरायल ने सीरिया के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में कुछ सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हालांकि इजरायल ने सीरिया पर हमले की पुष्टि नहीं की है। भारतीय नौसेना के लिए 7वां एंटी सबमरीन युद्धपोत जलयान लॉन्च युद्धपोत का इस तरह किया जाता है नामांकन। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट में से 7वें जलयान का शुक्रवार को शुभारंभ किया। इस जलयान का शुभारंभ नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस की अध्यक्ष संध्या पांडेकर द्वारा किया गया। वह पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पांडेकर की पत्नी हैं। इस अवसर पर वाइस एडमिरल पांडेकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। युद्धपोत का नामकरण और उसकी माता जलयान का लॉन्च एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जब जहाज को पहली बार पानी में उतारा जाता है और उसे नाम दिया जाता है। एक युद्धपोत के लॉन्च के समय ही उसका नामकरण होता है और यह उसे जन्म देने जैसा माना जाता है। जिस महिला द्वारा जलयान लॉन्च किया जाता है उसे युद्धपोत की माता माना जाता है जब तक कि उसे दशकों की सेवा के बाद निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता। संस्कारों के बाद इस एंटी सबमरीन युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट यार्ड 3032 का नाम संध्या पांडेकर ने INS अभय रखा है। ज्ञानवापी केस वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट की खारिज। पूरे परिसर के ASI सर्वेक्षण की थी मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी के मूल 32 साल पुराने मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वेक्षण नहीं कराया जाएगा। न्यायालय के इस फैसले से वादी हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा। हिंदू पक्ष उच्च न्यायालय में करेगा अपील। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा, अदालत ने ASI द्वारा पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र के संरक्षण के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हमारे आवेदन को खारिज कर दिया। हम इस फैसले के खिलाफ समय सीमा के भीतर 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय जाएंगे। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि केंद्रीय गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है और ज्ञानवापी परिसर में 4x4 फीट की खुदाई और ASI सर्वेक्षण का अनुरोध किया और अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की। लेकिन वाराणसी के सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। निर्णय नियमों और तथ्यों के विरुद्ध। इस बीच हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रस्तोगी ने कहा कि वे इस फैसले से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वे तत्काल आधार पर उच्च न्यायालय जाएंगे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि यह निर्णय नियमों और तथ्यों के विरुद्ध है। मैं इससे व्यथित हूं और इसे ऊपरी अदालत में जाकर चुनौती दूंगा। 8 अप्रैल 2021 के आदेश के अनुसार सर्वेक्षण के लिए ASI को 5 सदस्यीय समिति नियुक्त करनी थी, जिसमें एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का और एक व्यक्ति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विशेषज्ञ होता। इन सभी को ASI सर्वेक्षण करना था। पिछले सर्वेक्षण ASI ने ही किया था। उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी कि सर्वेक्षण उस आदेश के अनुपालन में नहीं था। हम तत्काल आधार पर उच्च न्यायालय जाएंगे। साइक्लोन डाना पश्चिम बंगाल में 1 की मौत, 2.16 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। ये डाना के बारे में भी हमने ऊपर पढ़ लिया है, जो कि पश्चिम बंगाल में आया है। LAC, डेमचौक और डेपसांग में डिसएंगेजमेंट की शुरुआत। जय श्री राम उद्घोष के साथ भारत चीन के सैनिकों की वापसी शुरू। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच हुए समझौते के पूर्वी लद्दाख सेक्टर के 2 टकरावी बिंदुओं डेमचौक और डेसपांग में डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सैनिकों ने चीनी जवानों के साथ खुशनुमा माहौल में चाय पर चर्चा की और फिर उनसे जय श्री राम का उद्घोष कराया। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों ने संबंधित क्षेत्रों में अपने हथियारों की वापसी शुरू कर दी है। भारतीय सेना और चीनी सेना 28-29 अक्टूबर तक डिसएंगेजमेंट पूरा करके अपने गश्ती बिंदुओं पर पेट्रोलिंग शुरू कर देगी। 23 अक्टूबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता। दरअसल PM मोदी के रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाने से पहले 21 अक्टूबर को घोषणा की गई थी कि भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ है,
जिसे 5 साल से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद के तौर पर देखा गया। इसके बाद पीएम मोदी ने रूस से में 23 अक्टूबर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की और पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त व्यवस्था पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिकता, अपनी आपसी विश्वास द्विपक्षीय संबंधों का आधार बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत जर्मनी के बीच श्रम, रोजगार और संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान पर बनी सहमति। भारत और जर्मनी के बीच आज शुक्रवार को अंतर सरकारी परामर्श पर 7वीं बैठक संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देशों ने संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान, ग्रीन हाइड्रोजन, नवाचार प्रौद्योगिकी, श्रम, रोजगार, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और हरित शहरी गतिशीलता संबंधित 8 प्रमुख मुद्दों पर सहमति जताई। जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स के साथ बैठक की सह अध्यक्षता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों को बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी का भविष्य उज्ज्वल है। वहीं जर्मन चांसलर स्कोल्स ने कहा, जर्मनी चिकित्सा, देखभाल और IT क्षेत्र में भारत से और अधिक कुशल श्रमिक चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर स्कोल्स ने आज शुक्रवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की। गौरतलब है कि 2011 में लॉन्च किया गया IGC ढांचा विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान और सहयोग की व्यापक समीक्षा की अनुमति देता है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर सहित अन्य मंत्री भी शामिल रहे। भारत और जर्मनी के बीच आज आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि तथा संवेदनशील सूचना के आदान प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री की 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट तो 24-25 में घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को प्रोत्साहन देने की एक और सकारात्मक पहल है। यह वृद्धि विशेष रूप से उभरते उद्यमियों के लिए लाभकारी है, जिससे उन्हें विकास और विस्तार में सहायता मिलेगी। यह पहल एक मजबूत उद्यमी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार तरुण प्लस की नई श्रेणी 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए है और यह उन उद्यमियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाते हुए उनका सफलतापूर्वक भुगतान भी किया है। 20 लाख रुपए तक PMMY ऋणों की गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड्स के तहत प्रदान की जाएगी। ग्लोबल मार्केट से आज मिल रहे सुस्त संकेत, एशिया में मिलाजुला कारोबार। सभी अमेरिकियों की राष्ट्रपति बनने का इरादा रखती हूँ, कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सभी अमेरिकियों की नेता बनने की मंशा जताई है। जॉर्जिया में पत्रकारों से बात करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि वे देख रही हैं कि पुरुष और महिलाएं समान रूप से लोकतंत्र के भविष्य को लेकर अपनी चिंताओं पर बात कर रहे हैं। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिकियों को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो देश का नेतृत्व सकारात्मक सोच के साथ कर सके। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर लोगों की मौलिक स्वतंत्रता छीनने का आरोप लगाया। जब उनसे चुनाव में महिलाओं के अधिक समर्थन पर सवाल किया गया तो कमला हैरिस ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूँ तो मेरे प्रचार कार्यक्रमों में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता। उन्होंने कहा, पुरुष और महिलाएं बराबरी से लोकतंत्र का भविष्य को लेकर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं और वे एक ऐसे राष्ट्रपति चाहते हैं जो सकारात्मक के साथ नेतृत्व करें। EMRS प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में प्रभावी प्रबंधन के जरिए जनजातीय शिक्षा को बढ़ाने पर दिया बल। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने स्कूल के प्रभावी प्रबंधन के बारे में EMRS प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह कार्यक्रम जनजातीय शिक्षा पर केंद्रित अपनी तरह की पहली पहल है। ने प्रभावी स्कूल प्रबंधन पर चर्चा करने और रणनीति बनाने हेतु देश भर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों को एक मंच पर साथ लाया। NESTS के आयुक्त अजीत कुमार श्रीवास्तव ने चर्चा की शुरुआत की और इस सम्मेलन के आयोजन के पीछे की अवधारणा के बारे में विस्तार से समझाया। मुख्य अतिथि विभू नायर, IAS सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने मुख्य भाषण में प्रभावी प्रबंधन से जुड़ी कार्यप्रणालियों के माध्यम से
EMRS में जनजातीय शिक्षा को बढ़ाने में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को EMRS के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और जनजातीय समुदायों की प्रभावी ढंग से सेवा करने हेतु नवीन रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। 11 नवंबर को लेंगे शपथ। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे 11 नवंबर को CJI की शपथ लेंगे। इससे एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो जाएंगे। DY चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को CJI का पदभार ग्रहण किया था। जस्टिस खन्ना का CJI के रूप में कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक होगा। वह अगले साल 13 मई को पदमुक्त हो जाएंगे यानी कि पद से हट जाएंगे। 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में PM मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने की यही समय है। 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कोलेज ने शिरकत की। PM मोदी ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोड मैप और तकनीकी और स्किल की बदौलत दुनिया को भरोसा दिलाया कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत सक्षम है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही सही समय है। PM मोदी ने बताए भारत की ग्रोथ के टूल्स। PM मोदी ने कहा कि आज डेमोग्राफी, डिमांड और डाटा के मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। आज दुनिया के स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत। PM मोदी ने जर्मनी भारत के एशिया पैसिफिक बिजनेस समिट को वैश्विक सप्लाई ट्रस्ट और स्टेबिलिटी के लिए अहम बताया। PM मोदी ने कहा दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन। हर मोर्चे पर इन वैल्यूज़ को बल देने की ज़रूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार सृजन आज दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार सृजन को दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने विश्व बैंक से नौकरियां पैदा करने वाले उच्च प्राथमिकता के कौशल क्षेत्रों की पहचान करने की दिशा में देशों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को विश्व बैंक की एक बैठक में कहा कि रोजगार सृजन दुनिया भर में सबसे अहम मुद्दा है, खासकर लगातार आर्थिक चुनौतियों और तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति को देखते हुए जो श्रम बाजार को नया आकार दे रही है। सीतारमण ने विश्व बैंक को अपनी भविष्य की रणनीतिक दिशा कैसे तय करनी चाहिए तथा ग्राहकों को उभरते मेगा ट्रेंड के साथ तालमेल रखने के लिए ज़्यादा नौकरियों के सृजन में कैसे मदद करनी चाहिए विषय पर एक चर्चा में यही बात कही। APK 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी का व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंचा। जर्मन व्यवसायों के 18वें एशिया पैसिफिक सम्मेलन APK 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। इंडो पैसिफिक में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे में भारत और जर्मनी की रणनीतिक साझेदारी एक मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि हमारा आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेज़ी से जर्मनी में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीज़ा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। स्टार्टअप क्रांति को गति देने के लिए सरकार का HCL सॉफ्टवेयर के साथ गठबंधन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत के लिए HCL सॉफ्टवेयर के साथ गठबंधन किया है। स्टार्टअप इंडिया के पहल के तहत DPIIT ने अब तक उद्योग जगत के हितधारकों के साथ 80 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय उत्पादन केंद्र बनने के इसके लक्ष्य का समर्थन करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 23 अक्टूबर 2024 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में अपने विनिर्माण इंक्यूबेशन पहल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सॉफ्टवेयर संबंधी समाधानों में वैश्विक अग्रणी HCL सॉफ्टवेयर के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।
दरअसल भारत के स्टार्टअप विनिर्माण इकोसिस्टम में क्रांति लाने के प्रयास में DPIIT एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहा है जहां कॉरपोरेट घराने विनिर्माण स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत DPIIT ने अब तक उद्योग हितधारकों के साथ 80 से अधिक समझौते ज्ञापनों AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्टार्टअप को वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए HCL सिंक कार्यक्रम तक पहुंच प्राप्ति होगी। इससे उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को दुनिया भर में प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा और भारतीय नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सहयोग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश को राष्ट्रीय उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित होने के लक्ष्य का समर्थन करता है। मिशन कर्मयोगी ने लोक सेवक को आधुनिक शासन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। जैसे जैसे राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आगे बढ़ रहा है, भारत और विश्व के अग्रणी लोग ज्ञान और विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्साही भारतीय शिक्षार्थियों के साथ एकजुट हो रहे हैं। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत इस पहल ने लोक सेवकों को आधुनिक शासन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाया है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की प्रमुख उपलब्धियां। मात्र 4 दिनों में iGOT प्लेटफॉर्म पर 7,50,000 से अधिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं, जो निरंतर सीखने और पेशेवर विकास के लिए की जा रही कोशिशों को प्रतिबंधित करता है। इस कार्यक्रम में बढ़ रही भागीदारी कौशल विकास और सार्वजनिक सेवा में मांगों के अनुरूप आगे रहने की लोक सेवकों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह 25 अक्टूबर को महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ करेंगे। देश में पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इन महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कल शुक्रवार सुबह 10 बजे नई दिल्ली में शाहदरा स्थित होटल लीला एबियंस कन्वेंशन में होगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह देश में पशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को 2 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये 2 पहलें हैं महामारी का सामना करने के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गणना अभियान। कार्यक्रम में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में G20 शेरपा अमिताभ कांत, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य प्रोफेसर DVK पॉल, पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव पूर्णेश शिशला श्रीवास्तव सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ITBP को वीरता और समर्पण का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITBP के स्थापना दिवस पर ITBP के हिमवीरों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए ITBP को वीरता और समर्पण का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रतीक आपदाओं और बीच बचाव कार्यों के दौरान उनके प्रयासों को भी सराहना की, जो लोगों के लिए गर्व का विषय है। PM मोदी ने X पर एक पोस्ट में लिखा, ITBP हिमवीरों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। यह बल वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में हमेशा कार्य करता है। वे सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्यों के दौरान उनके प्रयास लोगों में बेहद गर्व की भावना पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का सशर्त उपयोग करने की दी अनुमति। 6 नवंबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने NCP के अजीत पवार गुट को आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अपने सभी पोस्टर्स में यह स्पष्ट करें कि घड़ी के चिन्ह पर अदालत में विवाद चल रहा है और मामला विचाराधीन है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अजीत गुट में हल्फनामा देने को कहा कि वह घड़ी चिन्ह के साथ मामला न्यायालय में विचाराधीन का डिस्क्लेमर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 6 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार गुट को मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए नए चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए हम चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हमने पहले ही फैसला कर लिया है, तो अब क्या आप समीक्षा की मांग कर रहे हैं। तब सिंघवी ने कहा कि NCP के संस्थापक शरद पवार हैं। यह बात सभी कहते हैं। घड़ी सिंबल
इस समय अजीत पवार गुट के पास है और लोग धोखे में अजीत पवार को शरद पवार समझकर वोट दे देंगे। कैबिनेट ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड को दी मंजूरी। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करने उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल वीसी फंड को मंजूरी दी है। इसे विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह फंड इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के तहत संचालित होगा, जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस फंड का उपयोग अगले 5 सालों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष औसतन 150 से 250 करोड़ रुपए की राशि स्टार्टअप्स की जरूरतों और निवेशों के अवसरों के आधार पर निवेश की जाएगी। यह कदम भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो फिलहाल $8.4 बिलियन के मूल्य पर है और जिसका लक्ष्य 2033 तक $44 बिलियन तक पहुंचने का है। 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ी है और इनस्पेस इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहा है। इनस्पेस ने 1000 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तावित किया ताकि अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को जोखिम पूंजी रिस्क कैपिटल उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि पारंपरिक बैंक और वित्तीय संस्थान इस उच्च तकनीकी क्षेत्र में निवेश करने में हिचकिचाते हैं। कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जाएंगे 6 होवरक्राफ्ट, 33 महीनों में होगी पूर्ति। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 6 एयर कुशन वाहनों के अधिग्रहण का एक समझौता चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। इन उभयचर जहाज़ों को होवरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जिनका निर्माण पहली बार आत्मनिर्भर पहल के तहत भारत में स्वदेशी रूप से किया जाएगा। जहाज निर्माण उद्योग में भारत की बढ़ती क्षमता के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इन होवरक्राफ्ट की आपूर्ति 33 महीनों में की जानी है। एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा। रक्षा मंत्रालय और चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बीच यह अनुबंध तकनीकी उत्कृष्टता और औद्योगिक कौशल के केंद्र के रूप में वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जिससे रोजगार के लिए नया रास्ता भी खुलेगा। यह समझौता स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं, तकनीकी विशेषज्ञता और समुद्री आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ साथ सहायक उद्योग, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस परियोजनाओं को उभयचर जहाज़ों के रखरखाव के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनके अधिग्रहण का उद्देश्य तटरक्षक बल की क्षमता को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत सरकार के बढ़ते फोकस को मजबूत करना है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स होते हैं समाप्त। धन्यवाद।